हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई एग्ज़ाम गुरु। वाईफाई एग्ज़ाम गुरु लेकर आया है आपके लिए 30 मॉक टेस्ट, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका कोई शुल्क नहीं देना है, मार्केट से आपको ख़रीदना भी नहीं है। मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में जो लोग सीटेट की तैयारी करना चाह रहे हैं। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के हम जो मॉक टेस्ट हैं हमारे जितने हुए हैं पेपर, वो सारे के सारे यहाँ पे हम आपको सॉल्व कराएंगे। तो दोस्तों, इस पेपर को एनालिसिस के तौर पे हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे और यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चंस के आंसर क्या है, क्वेश्चंस बनता कैसे है, उसके ऑप्शन क्या दिए जा सकते हैं। हम यहाँ पे केवल मेरा उद्देश्य यहाँ पे यही जज कराना है कि हमारा क्वेश्चंस की वैरायटी क्या होती है, ऑप्शंस कैसे रखे जाते हैं, हम कैसे उसको टैकल करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे। तो बस मेरी बात यहीं तक है कि जो हमारा टारगेट है वो पूरा करने वाले हैं। हम लोग 30 मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा एग्ज़ाम होने वाला है 20 अगस्त 2023 को। इसको टारगेट करते हुए हम सारे के सारे करा देंगे। यानी पर डे हमारे 3 सेट आपको मिलेंगे। 1 मॉर्निंग में मिलेगा, 1 आफ्टरनून में मिलेगा, 1 हमारा इवनिंग में मिलेगा। यानी कि हमारे 30 मार्क टेस्ट जो हैं पूरे हो जाएंगे। ठीक है, हमारे पास 10 डेज बचे हुए हैं, 10 3 ज़ा 30। तो हम कह सकते हैं कि हम इसको 10 में ख़त्म कर लेंगे पूरे 30 सेट। तो जाइएगा कहीं नहीं, आप बने रहिएगा इस यूट्यूब चैनल पे और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिएगा जो भी आप वीडियो अच्छी लगती है, और कमेंट देकर मुझे बताएंगे ये हमारी सीरीज श्रृंखला कैसी चल रही है, कैसी लग रही है। हमारा फर्स्ट डे है तो हमने 1 मिनट आपका लिया है और बाकी हम सेट सॉल्व करेंगे, तो उसमें नो बकवास, डायरेक्ट हम मुद्दे की बात करेंगे। दोस्तों, बस यही चाहते हैं कि आपका जो पेपर है 20 अगस्त को बिल्कुल बहुत अच्छा हो, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मेरी शुभकामनाएं आपके प्रति ही आपके लिए हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। ये हमारा सीटेट रहने वाला है। जो लोग पहली बार देने जा रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, जो दोबारा देने जा रहे हैं उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक। यानी कि पूरी तरह से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और ये हमारा बेस्ट ऑफ लक है कि आप इसमें बढ़िया स्कोर कर पाएँ। थैंक यू। हम लोग चलते हैं आगे, बढ़ते हैं, क्वेश्चन की वैरायटी देखते हैं, क्वेश्चंस के ऑप्शंस क्या होते हैं उसको टैकल करने की कोशिश करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल जो दिया जा रहा है, स्क्रीन पे आपको 30 सेकंड दिए जाएंगे, उसमें आपको कमेंट करना है, सोचना है कि हमारा आंसर क्या होगा, उसके बाद हम आंसर बताएंगे। ठीक है, और जज करते अपने आप को चेक करिएगा कि आपने 150 में से कितने क्वेश्चन से सही किए हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सीटेट जो हमारी परीक्षा होती है वो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा कहलाती है, और इसमें हमारे क्वेश्चंस जो आते हैं सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, ठीक है, रीजनिंग, मैथ, ये सारी कुछ इसमें सब कुछ इंक्लूड रहता है। तो यहाँ पे पेपर देखिएगा, आपको कैसे यहाँ पे दिखेगा पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा आपको। मैंने प्रीवियस सेट पेपर इसीलिए उठाया ताकि आपको पता चल जाए, आइडिया हो जाए मोटा मोटा कि पेपर बनता कैसे है। ठीक है, तो हमारा मकसद सिर्फ यही है कि पेपर को दिखाना, ठीक है, और यहाँ पे आंसर्स को करेक्ट बताना, और यहाँ पे थोड़ा सा नॉलेज आपको यहाँ ऑप्शन के थ्रू देना। ओके, तो हमारा पहला जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है। पहला जो सब्जेक्ट होता है, आपने सीडीपी पढ़ा होगा। सीडीपी बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है बीएड और सीटेट, यानी बीएड के लिए। जो बीएड छात्र कर चुके होते हैं, बीएड करते हैं, और उनको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानना चाहिए इसको। ठीक है, बेसिकली हम लोग टीचर बनने वाले हैं, तो टीचर में होता है कि आपको सीडीपी आनी चाहिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया गया है, हमारा लगा हुआ है। सबसे पहले आपको ऑप्शंस नहीं पढ़ने हैं, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, हम लोग शुरुआत करने वाले हैं किसकी, सीडीपी की। हमारा पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है, इसमें देखिए एसएसटी भी इंक्लूड होगी और बाल विकास नाम है इसका, लेकिन हम इसमें बात करेंगे कुछ पॉलिटी की भी। तो यहाँ मिक्सअप रहेगा। हमारा क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, आपको कोई अंदाज़ा नहीं है, ना मुझे अंदाज़ा है। ठीक है, ये पेपर को देखकर हम बता सकते हैं कि हाँ, पेपर कैसा भी बन सकता है, आप कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो होते हैं, आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है। तो आपको अनुच्छेद बताना है कौन सा होगा। 1 2 3 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे सही आंसर हमारा होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 4, जो 21A है। वो बताता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो फ्री पढ़ सकेंगे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ये गवर्नमेंट जो होती है बच्चों के लिए निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराती है। अगर आइए देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 15 के बारे में। अनुच्छेद 15 जो कहता है, किसी भी जाति का हो, कोई भी लिंग हो, कोई भी धर्म हो, इन व्यक्तियों को सबको समानता का अधिकार दिया जाएगा। ये हमारा आर्टिकल 2 बताते हैं, यानी कि ऑप्शन हमारा 2 है, जो 15 आर्टिकल अनुच्छेद 15 कह रहा है उसका मतलब होता है। और बाकी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 में हमारा कह रहा है कि देखिए, स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं, आप लोग स्क्रीन पे ध्यान से देखेंगे और मेरी बात को सुनेंगे
तभी क्लियरली आपको समझ में आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। मेरी कोई गारंटी नहीं कि आपको आ ही जाए, इसीलिए आप देखिए ध्यान से वीडियो को, और वीडियो को एंड तक ही देखेंगे तो आपको यहाँ से कुछ न कुछ सीखने ज़रूर मिलेगा। यानी कि 150 क्वेश्चन में से आप 100 तो बना ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर है क्वेश्चन का, वो बता रहा है कि क्रेसमर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है। तो ऑप्शन हमारे हैं कृशकाय, दुर्बल, सुडोलकाय, और फिर हमारा ऑप्शन है गोलकाय। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपको दिख रहे होंगे, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो ये सभी। यानी कि जो क्रेसमर ने व्यक्ति को निम्न में किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया हुआ है, तो उन्होंने कृशकाय, दुर्बल और सुडोलकाय, गोलकाय तीनों में वर्गीकृत किया है, अर्थात हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन नंबर चलते हैं। लिखा हुआ है टी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है। तो आप यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा होगा सेकेंड, यानी कि अभी क्षमता को हमारा क्या बताता है, टी का उद्देश्य होता है पूरी तरह से। बहुत सारे बच्चे हैं जा रहे होंगे ऑप्शन नंबर 1 और 3 और 4 हो सकता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं 4 भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन में, यानी आप देखेंगे 2 नंबर है, ठीक है। तो अभी क्षमता को मापता है क्या, टी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। तो यहाँ पे जो संघनन है वो मेरे दोस्त जो स्मृति होती है उसका व्याख्या, उसका उल्लेख करता है। यानी संघनन का सिद्धांत जो हमारा है स्मृति पे डिपेंड होती है, ना कि हमारा प्रेरणा, अधिगम और सृजनात्मक ऐसी कोई हमारी जो ऑप्शन नहीं है जो मिल सके संघनन का सिद्धांत देने पे। ओके, तो आई होप, उम्मीद करूँगा कि आपने क्वेश्चन 4 तक की सीख लिए हैं और समझा होगा कि 4 में कितने सही हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम। देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखते ही आंसर 3-4 सेकंड में बता देंगे। आपको वीडियो पॉज करना है, फिर सोचना है कि आपका आंसर क्या होगा, उसके बाद मेरा सुन सकते हैं ऑप्शन क्या होगा राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे हम लोग 5 की ओर। 5 में क्वेश्चन क्या कह रहा है उसका आंसर आप देने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल सही से आंसर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन स्क्रीन पर लगाया गया है, आपको पढ़ना है और उसके बाद आंसर करना है, ठीक है। और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, वास्तविकता यही है कि पेपर टफ बनता है, कभी इजी बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। तो यहाँ पे जो ऐसी शिक्षा मनोविज्ञान को बताना है जो सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि होती है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं पूरी तरह से ऑप्शन आपके बहुत सारे दिए गए हैं, यानी 4 ऑप्शन हैं। यहाँ पे जो अंतर्दर्शन होता है उसको बताता है शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है, ठीक है। व्यक्तित्व का परिचय कराने के लिए अंतर्दर्शन बहुत जरूरी है, ठीक है। और बाकी हमारे जो हैं ऑप्शन गलत हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। लिखा हुआ है अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये जो अल्बर्ट बंडूरा है वो हमारे सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित हैं। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है, तो याद रखेंगे आप, सामाजिक अधिगम सिद्धांत से हमारे अल्बर्ट बंडूरा संबंधित हैं। ओके, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे लिखा हुआ है अधिगम वक्र में पठार बनता है। तो अधिगम वक्र में पठार कैसा बनता है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं यहाँ पे। जो अधिगम वक्र बनता है हमारा थकान के कारण ऐसा बनता है, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 से ही होगा। अधिगम वक्र में पठार बनता है वो थकान के कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन आपको 4 दिए जा रहे हैं, इसमें से आपको बताना है कि दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो आप बताएंगे, हमारा राइट आंसर होगा 2, ऑप्शन नंबर 2 की ओर जाएंगे। अधिगम अंतरण के बारे में बताता है दर्पण चित्र। दर्पण चित्र परीक्षण एक ऐसी कला होती है जो अधिगम को करने और अंतरण करने के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है वो आप ध्यान से देखेंगे स्क्रीन पे। हम लोग पेयरिंग में ले लेते हैं ताकि हम जल्दी इसको टैकल कर पाएँ। ओके, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 क्लाउड पिक्चर टेस्ट। क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है। तो आपको याद रखना है क्लाउड पिक्चर टेस्ट जो हमारा होता है वो व्यक्तित्व के मापने की जरिया होती है, व्यक्तित्व को मापता है। यानी हम लोग जाएंगे ऑप्शन 2 की ओर, जो कि कह रहा है व्यक्तित्व जो होता है उसको मापने के लिए हम लोग क्लाउड पिक्चर का टेस्ट करते हैं। ओके, बाकी ना तो बुद्धि, अक्षमता, अभिरुचि कोई नहीं होगा। क्लाउड पिक्चर टेस्ट जब आ जाए आप व्यक्तित्व
करके आइएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है निम्न कौन सा शेष में से भिन्न है। तो आप TAT देख सकते हैं, 16 PF देख सकते हैं, रायवेन का परीक्षण, ड्रॉ ए मैन परीक्षण। तो आपको सही ऑप्शन यहाँ पे रायवेन का परीक्षण मिलेगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, या अगर बोलता है कि कौन सा डिफरेंट है तो आपको बताना है ऑप्शन 3। अगला चलते हैं, लिखा हुआ है मध्यिका। मेरे दोस्त यहाँ पे जब मध्यिका की बात आ जाए तो मध्यिका निकालने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है, जब आपको नंबर काउंटिंग करनी है, नंबर काउंट में देखना है कि हमारा इवन है या ऑड है। अगर ऑड है तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट आप मिडिल नंबर निकाल कर उसको डिवाइड करेंगे तो उसे आंसर आ जाएगा। अगर आपका इवन नंबर है तो यहाँ पे यानी कि 2 नंबर मिलेंगे इवन में। जैसे हम बात करते हैं 9 और 10 मिल रहा है, 9 और 10 मिल रहा है, 9 10 को हम जोड़ेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि इनको जोड़कर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, हमारा मध्यिका पता चल जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं 4 ऑप्शन होगा हमारा सही, यानी कि 9.5 आएगा। जब आप 9 और 10 को जोड़ेंगे 19 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मध्यिका आप फाइंड करेंगे। दोनों बता दिया। अगर मध्यिका में इवन यहाँ पे दिया था इवन, तब इवन में भी निकाल सकते हैं, और ऑड होता है तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं मिडिल नंबर से। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है 12 नंबर चलते हैं। 12 नंबर बहुत ही झकास और क्वेश्चंस बढ़िया है हमारा, इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, लिखा हुआ है सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया हुआ है। सूझ या अंतर्दृष्टि, ठीक है, अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया हुआ है। तो ऑप्शन है हमारा 4। इसमें से ऑप्शन याद रखेंगे, हमारा गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं, लिखा हुआ है मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। तो मैकडूगल ऐसे हमारे जो वैज्ञानिक हैं, इनके बारे में कहा नहीं जा सकता, ये हमारे हमेशा और हमेशा संवेग के बारे में बात करते हैं, चर्चा करते हैं मैकडूगल साहब। तो मैकडूगल के अनुसार जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं वो संबंध हमारे संवेगों से रखती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, 14 यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। यानी पूर्व अनुभव कर ली है कोई चीज़ आपने, उसके आधार पर संवेदना को जो अर्थ होता है वो प्रदान करता है और कहलाता है क्या। ऑप्शन है हमारे पास 4, उसमें से हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। यानी हम कह सकते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान किसको बोलते हैं, जब पूर्व अनुभव हो जाता है तो उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति, और संवेदना का अर्थ प्रदान करता है और कहलाता है क्या, प्रत्यक्ष ज्ञान। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। 15 में हमारा लिखा हुआ है, बहुत अच्छा है क्वेश्चंस। अच्छा कैसे बताता हूँ दोस्तों, जब आपको दिया जाता है 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, जब उसकी मानसिक आयु 8 वर्ष है और उसकी बुद्धि लब्धि निकालना है, तो सबसे पहले आपको मानसिक आयु ऊपर रखनी है, और जो आप मानसिक आयु जो उसकी है वो ऊपर रखनी है। मानसिक आयु 5 वर्ष है, ऊपर रख दिया, और आपने बोला यहाँ पे जो उसकी यहाँ पे लिखा 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 है, तो यहाँ पे 8 रखेंगे, और 5 वर्ष जो मोहन की वास्तविक आयु है वो आप नीचे रखेंगे और डिवाइड करेंगे 100 से। तो यहाँ पे देखेंगे 5 दूनी 10, 20 बचा हुआ है। अब 20 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी 16, 160 आता है। तो 160 किस में है, दूसरा ऑप्शन है हमारा। ठीक है, तो इस तरह से निकालेंगे। फार्मूला याद रखेंगे इसका, जब इसको बोलते हैं IQ टेस्ट करना हो तो IQ को फार्मूला होता है मेरे दोस्त, यहाँ पे जब हम लिखते हैं रियल एज करते हैं ऊपर। ठीक है, फिर से देखो, ऊपर हमारी रियल एज होती है, यहाँ पे हमारी जो जब बात करते हैं 5 वर्ष के बच्चे 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है। जो मानसिक आयु 8 वर्ष है, मेंटल एज को हम ऊपर लिखते हैं, किसको, मेंटल एज को हम लोग ऊपर रखते हैं, और यहाँ पे जो नीचे होता है वो मानसिक एज हमारी कहलाएगी मेंटल, और जो 5 वर्ष का बच्चा है वो हमारा नीचे रहेगा। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि जैसे आपका भाई है कोई 10 वर्ष का, और वो 15 साल के बच्चे का प्रति मतलब जैसे 15 साल का बच्चा वर्क करता है और उसकी मेमोरी पावर तेज़ होती है, वैसे ही जो 10 साल का बच्चा कर सकता है उसके 15 साल के बराबर। तो आप कह सकते हैं कि जो 15 हैं वो हमारी क्या है, मानसिक आयु है, वो ऊपर रखेंगे, और जो बच्चा रियल एज का है वो हम नीचे रखेंगे। अब इंटू 100 कर देंगे, हमारा IQ टेस्ट निकल आएगा, यानी बुद्धि लब्धि निकल आएगी। तो हमने ऑप्शन नंबर यहाँ पे चेक किया, तो यानी हमें मिला 2 ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देते हैं। लिखा हुआ है कि कौन सा बुद्धि लब्ध स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चे जो होते हैं कहलाते हैं। तो ऑप्शन आपका सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमारा सही होगा 35। जो मंद बुद्धि के बच्चे होते हैं उनको हम लोग बोलेंगे
35 एवं निम्न, 35 अगर होता है तो ठीक इक्वल है, तब भी उससे निम्न है तब भी मंद बुद्धि कहलाएगा बच्चा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या क्वेश्चन कह रहा है, इसका मतलब हुआ कि रासार्क इंक ब्लास्ट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है, तो आप बताएंगे। 17 का ऑप्शन होगा व्यक्तित्व। जैसे कि मैं अभी बता चुका हूँ, व्यक्तित्व के परीक्षण के लिए रास यानी कि रासार्क इंक ब्लास्ट टेस्ट भी होता है, और व्यक्तित्व का परीक्षण के लिए एक हमारा क्लाउड पिक्चर टेस्ट भी होता है। मैंने दोनों क्वेश्चन क्लियर कराए हैं। एक तो आपका याद रखना है क्लाउड पिक्चर टेस्ट, ये भी व्यक्तित्व का परीक्षण करने के लिए होता है, और रासार्क इंक ब्लास्ट, ठीक है, टेस्ट है, यानी कि रासार्क इंक ब्लास्ट टेस्ट, ये भी हमारा किसका होता है, व्यक्तित्व परीक्षण के लिए होता है। आई होप, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 17 आपने सीखा होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 की बात करते हैं। 18 में जो दिया गया है आपको ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद आंसर करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है निम्न में से कौन सी विस्मृत का कारण नहीं है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि जो स्मरण करने की इच्छा वही हमारा कहलाएगा विस्मृत का कारण, ठीक है, नहीं है। तो स्मरण करने की इच्छा उसकी नहीं हो रही है, जैसे मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ लेकिन नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन पढ़ाना चाह रहा हूँ और उसमें हम ना पढ़ाएं तो भी फिर दिक्कत होती है, तो हम कह सकते हैं कि इच्छा ही नहीं हो रही है। आगे क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 कह रहा है कि वह वैज्ञानिक जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित कहलाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सांख्यिकी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमने 19 को बताया। आगे चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन लेते हैं 20। लिखा हुआ है, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी है, तो ये मेरे दोस्त आपको याद रखना है, सिरिल बर्ट ने दी है। किसने दी है, सिरिल बर्ट ने पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा दी है, सिरिल बटे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है, तो आपको बताना है। ऑप्शन होगा अभिक्षमता, हमारा जो है वो सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर 4 की ओर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन 22, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, तो आपको बताना है बुद्धि का सिद्धांत कौन सा नहीं है निम्न में से। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन होगा हमारा प्रत्यागमन का सिद्धांत, जो बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही होगा, प्रत्यागमन, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 लेते हैं। निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे लार ग्रंथि जो है अंतःस्रावी नहीं है, ये हमारी बाह्य ग्रंथ होती है। और जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं उनको हम बोलते हैं पीयूष, थायराइड, एड्रिनल। ये सारी तीनों हमारी क्या है, एक अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, और यहाँ पे जो लार ग्रंथि है वो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ नहीं है। आगे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 24, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है, तो आप कह सकते हैं पूर्व संक्रिया की अवस्था होती है, उसी को हम बोलते हैं पियाजे के अनुसार। अभी आपने पूर्व संक्रिया की अवस्था को जाना था, पढ़ा था, उसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है। तो आप कह सकते हैं कि जो पियाजे साहब हैं वो कहते हैं कि पूर्व संक्रिया की अवस्था को हम लोग पियाजे की जो द्वितीय अवस्था है संज्ञानात्मक की, उसके श्रेणी में रखा जाता है और रखते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़ते हैं, और यहाँ पे जो लिखा है आपको देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन सा है, वंशानुक्रम, वातावरण, खेल या व्यायाम, तो आप कह सकते हैं बिल्कुल आंख बंद करके लगा सकते हैं, यहाँ पे ये सभी होंगे, यानी वातावरण भी, वंशानुक्रम, खेल तथा व्यायाम भी। क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पर भी आपको मैंने बताया था कि उसकी जो मानसिक आयु है वो 15 वर्ष के बच्चे के बराबर है, और जो वास्तविक आयु हमारी क्या है उसकी 8 वर्ष है। तो आपको उदाहरण समझते हैं, देखते ही समझ आना चाहिए हमारा सही आंसर क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि इंटू 100 है। और बाकी आपको दिख रहा होगा कि वास्तविक आयु ऊपर नहीं रखते, क्योंकि वास्तविक आयु छोटी होती है और जो उसकी मानसिक आयु होती है वो बड़ी। तो मानसिक आयु आपको कहाँ रखना है, जो मानसिक आयु है वो ऊपर रखना है, ठीक है, और जो उसकी जो वास्तविक आयु है वो नीचे रखना है। तो समझ रहे होंगे, अभी मैंने क्वेश्चन कराया है तो उसी हिसाब से 1 होगा हमारा ऑप्शन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 27 में कहा जा रहा है कि चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है, तो आप कह सकते हैं जो हमारा ऑप्शन होगा डेवी साहब ने चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से की है। आगे चलते हैं 28 नंबर पे,
आगमनात्मक यानी कि आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है, तो आप कह सकते हैं ऑप्शन में हमारा होगा क्या, ऑप्शन में होगा कल्पना। ठीक है, तो हमारा 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है, तो कल्पना हमारी शामिल नहीं है, बाकी प्रयोग भी शामिल है, अवलोकन भी, सामान्यीकरण भी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29 की ओर, उसके बाद हम लोग हिंदी को टैकल करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन हमारे जो हैं 28 और 29 और 30 भी आपको करा दिया जाएगा, क्योंकि 30 क्वेश्चन नंबर है वो हमारा कहाँ पे है, मुझे 38 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मिल नहीं रहा है, तो मुझे लगता है वो मैंने ले नहीं पाया। ठीक है, हो सकता है कहीं इधर उधर हो गया हो, उस क्वेश्चन को डाल दूंगा अगले वीडियो में। ठीक है, आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, याद दिला दीजिएगा मुझे कि ये वाला क्वेश्चन 29 के बाद 30 वाला गायब है। ठीक है, क्योंकि 31 आ गया तो यहाँ पे 31 होना चाहिए, 30 होना चाहिए था, वो क्वेश्चन गायब है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना कहलाता है, तो इसको हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 की ओर। ये हमारा कहेगा बी स्मरण, यानी सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना बी स्मरण कहलाता है। अगर वहाँ पे सफल होता है तो स्मरण हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, बाकी सब गलत होंगे। तो हम लोग हिंदी को टैकल करेंगे। हिंदी में क्या सिनेरियो रहता है आप देखिए इसमें। ठीक है, हम लोग अब फास्ट करेंगे, हिंदी ज़्यादा टफ होती नहीं है, सीडीपी थोड़ा टफ है, इंग्लिश थोड़ा टफ है, और बाकी तो आप कर ही लेंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलते हैं। हिंदी को शुरुआत करने वाले हैं। इससे पहले आपने अगर हिंदी को नहीं पढ़ा है थ्योरी वाइज, तो थ्योरी वाइज कृपया करके पढ़ लें, उसके बाद आनंदित होकर वीडियो को देखें। और अगर नहीं आपने थ्योरी कभी पढ़ी तो यहाँ से भी आपका कवर हो जाएगा, डोंट वरी, हम तो हैं ही ना, बताते चलेंगे आपको। ठीक है, पहला क्वेश्चन 31 से शुरू करते हैं, क्योंकि हम लोग बाकी सीडीपी कर चुके हैं, अब हिंदी करेंगे, उसके बाद इंग्लिश का सेक्शन रहने वाला है इसमें जो डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा कि हाँ हिंदी में सबसे पहले पहला क्वेश्चन, विद्यार्थी में कौन सी संधि है, तो आप इसमें टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि इसको हम लोग 10 मिनट में खींच देंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन 10 मिनट में बहुत है, 10 मिनट। ठीक है, यहाँ पे दीर्घ संधि है क्योंकि विद्या प्लस अर्थी होता है। वृद्ध संध कब होती है, जब 2 मात्राएं होती हैं, वृद्ध संध कहती हैं। गैर संध हमारा एक मात्राएं सिंगल होती हैं, और गुण संध हमारा ये होती है, सॉरी गैर संध में हमारे कटे पिटे अक्षर आते हैं, और गुण संध में हमारी एक मात्राएं आती हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम दीर्घ मतलब पहला ऑप्शन हमारा सही हो गया, विद्यार्थी भी। ठीक है, तो बाकी सारे ऑप्शन जो हैं गलत हैं, पहला ऑप्शन सही है। अगला करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन नंबर, कानन का पर्यायवाची क्या होता है, तो कानन का पर्यायवाची वन होता है, वन को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, लिखा हुआ वाक्य विग्रह का अर्थ क्या होता है, तो हम डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके आंसर बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप कह सकते हैं वाक्य विग्रह जब होता है, वाक्य को खंड कर देते हैं, अलग अलग उनका संबंध बताना होता है, तब हम कह सकते हैं। अगर हम लोग संधि बोले तो हमारा शब्दों को जोड़ना कहलाएगा। अगर हम लोग संधि समास अलग होता है, संक्षेपीकरण और संधि अलग होता है। संधि को मतलब होता है मिलाना, दो कानून पास हुए, एक ही में संधि कर दी गई, दो देशों की संधि कर दी गई, तो ऐसे हमारा संधि का मतलब होता है मिलाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 लिखा हुआ है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। उपरोक्त पंक्तियां अलंकार क्या है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे विशेषोक्ति है, उसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बता दिया गया है कि बिनु पग चले, उसके पैर ही नहीं तब भी चल रहा है वो। सुने बिनु काना, उसके कान नहीं फिर भी सुन रहा है। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, उसने ऐसे कर्म किए वो नाना प्रकार के कर्म कर दिए। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा बेटा, सॉरी यहाँ पे विभावना होगा। ठीक है, क्या होगा, विभावना होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हमारा विभावना। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। उपरोक्त पंक्तियाँ किससे हैं, इसमें किसमें कौन सा अलंकार है, तो बताएंगे विभावना अलंकार है। अगला हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। 35 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि सुई का अर्थ क्या होता है, तो सुई का जो अर्थ होता है यहाँ पे आप ध्यान देंगे, सूची सूची सलाई सूचा कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट हम कह सकते हैं सूची होता है। ठीक है, आप याद रखेंगे इसको, सुई का अर्थ जो होता है सूची होता है। परसीमन का विलोम शब्द बताना है, तो आपका परसीमन का जो हो जाएगा निर्सीमन हो जाएगा, आंसर सही। आगे चलते हैं 37 का,
धूसर शब्द का पर्यायवाची बताना है तो धूसर को हम कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हमारा होगा गर्दभ। गर्दभ मतलब गधा, धूसर को हम लोग गधा बोलते हैं, गर्दभ होता है, ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए होगा। 38 का आंसर होगा आदिदेहिक। आदिदेहिक होता है, क्या होता है? आदिदेहिक होगा। हमारा आंसर जो होगा तीसरा होगा। ठीक, 38 का आंसर हमारा क्या होगा? डी होगा। इसको हम बोलते हैं आदिदेहिक, धूतों तथा जीवों द्वारा होने वाला दुख। आगे 39 नंबर लिखा हुआ है, ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ होता है बड़े काम छिपकर नहीं किए जाते, तो हम इसको मानेंगे दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40, पंकज का मतलब होता है कमल का फूल या कमल। ठीक है, सरोज, पंकज और ये सब हमारे कमल के पर्यायवाची हैं। इसका मतलब है ये कमल के बारे में बात कर रहा है, तो हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, लिखा हुआ अयोगवाह किसे कहते हैं? जो नाक से निकलने वाले स्वर और ध्वनि को हम लोग अयोगवाह कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन होगा टू, अनुसार एवं विसर्ग। विसर्ग ऐसे लगे होते हैं तो आप विसर्ग बोलेंगे। ठीक है, अनुसार का मतलब नाक से सांस निकलेगी। आगे हम चलते, क्वेश्चन नंबर हमारा देखो 30 मिल गया। 30 मिल गया तो 30 वहाँ का छूटा यहाँ आ गया, ऐसा हो जाता है कभी कभी। मूल प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। मूल प्रवृत्ति की विशेषता मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, सभी प्राणियों में तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है, यह सभी में पाई जाती है। ठीक है, जो पूर्ण रूप से जीवित अवस्था के फॉर्म रहते हैं उनमें मूल प्रवृत्ति होती है तो होती है। ये विशेषता जो है बिल्कुल ट्रुथ है। आपका हमारा आजकल भी जो है वो मूल प्रवृत्तियाँ ही हैं। हंस देना, छींक आने पे सॉरी बोलना, ये सब मूल प्रवृत्तियाँ हो जाती हैं जिनको हम बेसिकली रेगुलर यूज करते हैं। 42 क्वेश्चन नंबर है, उसमें कहा जा रहा है कि इसका आंसर क्या है, क्या होगा बताइए क्वेश्चन। एक और अजगरही लख एक और मृग राय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूरछ खाए। तो मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पे डर गया है। अगर कोई डर जाता है तो मर जाता है, मतलब भयानक रस है, वो डरता है। ठीक है, भयानक मतलब होता है भय, तो यहाँ पे ऐसी कुछ कहानी है इस वाले पोस्ट 2 में अलंकार बताना है। ठीक है, ओके। 43 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, से विभक्ति निम्न में से, कर्ता ने कर्म को करण से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन होगा 4। ठीक है, याद रखना पड़ेगा भाई दोस्त, आप लोगों को याद करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 44, इसमें लिखा हुआ है उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्न में से कौन सी क्रिया है? तो नहाने के बाद एक और क्रिया है भोजन किया, तो इसको हम कह सकते हैं ये संयुक्त क्रिया है। क्या है? संयुक्त क्रिया है। जिसने पढ़ रखा होगा हिंदी अच्छे से वो जान जाएगा संयुक्त क्रिया है। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है निम्नलिखित में वाचन शिक्षण की विधि नहीं है, तो आप कह सकते हैं इसमें से पूरी तरह से आपका आंसर हो जाएगा समवेत पाठ विधि जो है वो नहीं है, यानी कि वाचन शिक्षण की विधि नहीं है तो समवेत पाठ विधि नहीं है। 46 का जो हमारा क्वेश्चन है, लिखा हुआ निम्न अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है। जो अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है सहानुभूत विचारों व भावों को अभिव्यक्त करना ही सहानुभूत विचार कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 लेते हैं, लिखा हुआ है हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखी है? तो आपको बहुत प्यारा सा आंसर है, याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है। जॉर्ज अब्राहम ग्रेशियन ने लिखा हुआ है, लिंकन नहीं है, या कभी कभी लिंकन देते हैं तो लिंकन नहीं है, जॉर्ज अब्राहम ग्रेशियन है। आगे क्वेश्चन नंबर 48, विरह बाबरी सी भई, ऊंची चढ़ी अपने भवन में तेरत हाई दई दई, ले अंचरा मुख असुवन, पोंछत उगरे गात सही। तो इसमें ये पंक्तियां हैं वो किसकी हैं? आपको आंसर देना है, ये हमारी मीरा बाई जी की हैं। ठीक है, पंक्तियां जो हमारे 48 का आंसर होगा सेकेंड। हिंदी का पहला पत्र क्या है? तो आप सब जानते हैं जो हिंदी का पहला पत्र है वो हमारा उदंत मार्तंड है। क्या? उदंत मार्तंड, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 50, सूफी संतों की शैली कैसी है? तो आपको याद रखना है इनकी जो सूफी संतों की शैली है मसनवी है। क्या है? मसनवी है। मसनवी, तो सूफी संतों मसनवी, तो है ना। 50 हमारा 50 हो चुके हैं क्वेश्चन। 51 हमारा है, 60 तक की हमारी हिंदी है, बाकी उसके बाद इंग्लिश होगी। आगे बात करते हैं गुड़िया भीतर गुड़िया।
इसका मतलब रचनाकार कौन है, तो आपको आंसर देना है और याद रखना है गुड़िया भीतर गुड़िया मतलब मैत्री पुष्पा की ये रचना है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर 2 मैत्री पुष्पा गुड़िया भीतर गुड़िया। 100 अजान एक सुजान के रचनाकार कौन है, तो आपको ऑप्शन याद रखना है कि बालकृष्ण भट्ट जी हैं। वो किसके हमारे रचनाकार 100 अजान की एक सुजान की हमारे बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ऑप्शन हमारा सेकेंड वाला सही रहेगा। अगला है गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था, तो आपको याद रखना है इनका 80 घाट पे निधन हो चुका था, तो यहाँ पे 80 घाट ऑप्शन नंबर 2। आगे लिखा हुआ है भक्तमाल के रचनाकार हैं, तो आप भक्तमाल के जो रचनाकार हैं भा से भा ढूंढिए तो हमारे क्या होंगे, नाभा दास होंगे। किसमें है नाभा दास, ऑप्शन नंबर 1 में है, ठीक है। अगला है यहाँ पे गद्य दिया गया है, आपने 54 किए हैं। अब गद्य से रिलेटेड भागिएगा नहीं, इसको करिएगा, ये बहुत होता है। अच्छा 2 आपके तो आने ही हैं कि पैसेज। मेरे साथ स्पीड भी पढ़िएगा, मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि एक ही बार में पढ़ लें हम लोग। ये तो बड़ा, चलो 2 बार पढ़ते हैं। कहानी बहुत अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, मैंने इसको एक बार और पढ़ा था, ठीक है। क्या लिखा हुआ है ध्यान दीजिएगा, मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा और इसको करेंगे आप। इसमें क्वेश्चन है 56 से लेके 60। धर्म पालन करने के मार्ग में सबसे अधिक बाधा चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्बलता से पड़ती है। मनुष्य के कर्तव्य मार्ग में एक और तो आत्मा के बुरे भले कामों का ज्ञान, दूसरी ओर आलस्य और स्वार्थपरता रहती है। बस मनुष्य इन्हीं दोनों के बीच में पड़ा रहा है। अंत में यदि उसका मन पक्का हुआ तो वह आत्मा की आज्ञा मानकर अपना धर्म पालन करता है, पर उसका मन दुविधा में पड़ा रहा है तो स्वार्थपरता उसे निश्चित ही घेरेगी और उसका चरित्र घृणा के योग्य हो जाएगा। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि आत्मा जिस पर बात को करने की प्रवृत्ति दे उसे बिना स्वार्थ सोचे झटपट कर डालना चाहिए। इस संसार में जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं सभी ने अपने कर्तव्य को सबसे श्रेष्ठ माना है, क्योंकि जितने कर्म उन्होंने किए उन सब ने अपने कर्तव्य पर ध्यान देकर न्याय का बर्ताव किया। जिन जातियों में यह गुण पाया जाता है वे ही संसार में उन्नति करती हैं और संसार में उनका नाम आदर से लिया जाता है। जो लोग स्वार्थी होकर अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते हैं वे संसार में लज्जित होते हैं और सब लोग उनसे घृणा करते हैं। कर्तव्य पालन और सत्यता में बड़ा घनिष्ठ संबंध है। जो मनुष्य अपना कर्तव्य पालन करता है वह अपने कामों और वचनों में सत्यता का बर्ताव भी रखता है। सत्यता ही एक ऐसी वस्तु है जिससे इस संसार में मनुष्य अपने कार्यों में सफलता पा सकता है, क्योंकि संसार में कोई काम झूठ बोलने से नहीं चल सकता। झूठ की उत्पत्ति पाप, कुटिलता और कायरता से होती है। झूठ बोलना कई रूपों में दिख पड़ता है, जैसे चुप रहना, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, किसी बात को छिपाना, झूठ मूठ दूसरों की हाँ में हाँ मिलाना आदि। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मुंह देखी बातें बनाया करते हैं पर करते वही हैं जो उन्हें रुचता है। ऐसे लोग मन में समझते हैं कि कैसे सबको मूर्ख बनाकर हमने अपना काम कर लिया, पर वास्तव में वे अपने को ही मूर्ख बनाते हैं और अंत में उनकी पोल खुल जाने पर समाज के लोग उनसे घृणा करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पैसेज को पढ़ने के बाद डायरेक्टली क्वेश्चंस के ऑप्शन देखते हैं, आंसर देते हैं। पहला लिखा हुआ है, ध्यान से आप पढ़िएगा और आंसर करिएगा कमेंट में, ठीक है। धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियां कौन सी, और आपको पता है कमजोर मन, उद्देश्य का निश्चित ना होना, चंचलता मनोप्रवृत्ति का, ये हमारा ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट विल बी आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 लेते हैं। 56 में क्या लिखा हुआ है आपको ध्यान से देखना है। संसार के बड़े बड़े लोगों ने सर्वश्रेष्ठ माना है, किसको माना है मेरे दोस्त, ये माना है उनको लगता है कि मैं अपने कर्तव्य का पालन करूं, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, 4th ऑप्शन नंबर होगा। आगे लिखा हुआ है निर्बलता, निर्बलता में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प बताएं, तो मैं देख सकता हूं यहाँ पे, आप भी देख सकते हैं निर्ता, तो बल एक शब्द है मूल, उसमें निर लगा उपसर्ग, ता लगा प्रत्यय, तो दोनों मिलकर हो गए निर्बलता। और बाकी हमारा ये जो पहला और चौथा सेम है, इसमें से किसी को भी आप मान सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मान नहीं सकते मेरे दोस्त,
अगर मैं बात करूँ पहले और दूसरे की है, ये सेम है, लेकिन यहाँ पे तो आ गया ना, तो इसी वजह से कट गया, और यहाँ बड़ा आ गया, ता है ही नहीं, इसीलिए नहीं होगा। कायर की भावनात्मक संज्ञा क्या होगी? तो आप कह सकते हैं जो कायर हैं उनको हम लोग कायरपन बोलते हैं, यानी कि कायरपन हमारा होगा वो भावनात्मक, वो कायरता एक नाउन होता है, इसको हम लेंगे नहीं। 59 अपना मतलब निकालने वाले वाला के लिए उचित शब्द निकालें, इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलेंगे? शॉर्ट की बोलेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 60, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आप बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कह सकते हैं गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, तो इसमें शुद्ध है पूरी तरह से, ठीक है। अगर हम बात करें 4 की, तो वहाँ पे लिखा हुआ है वृक्षों पर कोयल कूक रही हैं, तो वृक्षों पर कोयलें कूक रही हैं, ऐसे होना चाहिए। कोयल एक है जो हर छत पर बैठेगी और कूकेगी, कहेगी हम यहाँ भी और वहाँ भी, ऐसा नहीं होता, और ऐसा ना करना आप लोग, ठीक है। चलते हैं हम लोग इंग्लिश की ओर। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हमें लग रहा पैसेज ही इन लोगों ने ठोक दिया है, कोई बात नहीं, पैसेज को पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग ऑप्शन को करेंगे, ठीक है। लिखा हुआ है, देखिए इसको पढ़ने सही से पढ़िएगा मेरे साथ, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हेलीकॉप्टर्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम एयरप्लेन्स। They can do three things that airplanes cannot do. First, when airplanes move apart, they must also move forward, but helicopters can move straight up without moving. उसके बाद लिखा हुआ है ahead. Second, helicopter can fly backward, which airplanes cannot do. Third, helicopter can use their rotors to hover in the air, which is impossible for airplanes. Helicopters can perform actions that airplanes cannot. They are used for different tasks. Since helicopters can take off without moving forward, they do not need a runway for takeoff. They are using congested areas where there is no room for fixing. Room for fix नहीं, room for अब यहाँ पे इसको पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। Airplanes are insulated areas which do not have airports because they can hover. They are used on fire firefighting missions to drop water on fires. They are used in logging operations to lift trees out of forests. Helicopters are used as air ambulance to air lifts patients out of situations which are difficult to each vehicle. The police, used helicopter to follow suspects on the ground on to search for cars on the ground. Of course, helicopters have military uses because of their design and कैपेबिलिटीज़। तो ऑप्शन आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करना है आपको, ठीक है। पहला है हमारा लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 61, द वर्ड कंगेस्टेड इन द पैसेज मीन, इसका मतलब क्या होता है? आपको जाना है पैसेज में, देखना है कंगेस्टेड का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे कंगेस्टेड का मतलब होगा द प्लेस हैज़ नो प्लेस, मतलब वहाँ पे जगह ही नहीं है, जब रखोगे कहाँ। क्वेश्चन नंबर 62, हेलीकॉप्टर कैन होवर व्हाइल एन एयरप्लेन कैन नॉट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। होवर इन द मतलब, होवर का मतलब क्या होगा? तो यहाँ पे हमारा 62 का सही आंसर होगा स्टे एट वन प्लेस इन द एयर, जगह एक जगह से ऊपर चले जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 63 है, लिखा हुआ है पॉइंट आउट द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द वर्ड परफॉर्म इन द पेसेस। तो परफॉर्म इन द पेसेस का मतलब होता है परफॉर्मेंस, नाउन हो जाती तो नाउन है नहीं,
परफॉर्मर एक एडवर्ब हो जाता है, तो हमारी वर्ब है। क्या है हमारी वर्ब है? ऑप्शन नंबर 2। वाई इज हेलीकॉप्टर यूज एज एन एम्बुलेंस, तो यहाँ पे कह सकते हैं इट क्रॉस ऑल डिफिकल्ट ट्रॉफिक, इट मूव्स कैन होगा, इट रीचेज द एक्सेसिबल प्लेस इजली। ऑप्शन 364 का हमारा सही होगा। आगे चलते हैं। पॉइंट आउट द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द वर्ड वेरी इन पैसेज, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे जो हमारा 65 का आंसर होगा एडवर्ब होगा। क्या होगा? एडवर्ब होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 66 क्वेश्चन देखते हैं। द च्यू द कट करेक्टली मीन्स, टू मेडिटेट। अगला है क्वेश्चन नंबर 67। इसमें आपको कंप्लीट करना है सेंटेंस भर के। ही वॉज वेरी मच असेम्ड हिज मिस चीफ, तो आप असेम्ड ऑफ लगाएंगे। 67 का बी ऑप्शन है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 लेते हैं। 68 में लिखा हुआ है ही स्टूड फर्स्ट बी वुड हैव गॉन टू अमेरिका, तो आप कह सकते हैं हैव ही स्टूड फर्स्ट वुड हैव अमेरिका। कौन सा हम लोग ऑप्शन लेंगे? ऑप्शन नंबर हम लोग लेंगे हैव लेंगे। अगला है ऑफ द स्वॉर्ड एंड पेन द डेज है, तो इच मोर का मतलब है लेटर, यानी कि हम कह सकते हैं तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा है विच प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स बिहेव, तो डिस हमारा डिस सॉरी मिसबिहेव होता है, मिस गाइड होता है, मिस यूज होता है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों हम लोग आज बस इतने करते हैं। काफ़ी रात हो चुकी है, 4 बज रहा है रात के, अभी मैं सोया नहीं हूँ। तो दोस्तों को आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, अपने फ्रेंड्स में भेजें, और हर वीडियो जो आती है प्रॉपर वे में या कभी कभी मिलती है आपको, वीडियो लाइक ज़रूर कर दिया करिए, और बस इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। ठीक है। तो आप ही सब लोग हैं तभी परिवार है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगले हम लोग कराएंगे कड़ी, तो बहुत इम्पोर्टेंट लाजवाब रहने वाली है। इसी की कड़ी आगे रहेगी, तो उसको देखना ना भूलें। ठीक है। थैंक यू। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।